प्रिय मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर जयंती आज आपको एक बिल्कुल अलग सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है वह आवारा लड़की। तो चलिए सुनिए कहानी वह आवारा लड़की। सिपाही शुक्ल को जैसे ही उस लड़की ने देखा, आठो कहकर हंस पड़ी। सिपाही शुक्ल माँ और बहन की गाली देता हुआ उसकी ओर मूंछों पर ताव देता हुआ झपटा। गालियों में तो वह पीएचडी लग रहा था। उस लड़की ने एक बार ऊपर हमारी छत की रेलिंग की ओर देखा और भाग कर घर में ऐसी दुबकी जैसे बड़े खूंखार बिलाव को देखकर चूहिया अपने बिल में घुसती है। दरअसल शुक्ल जी मेरे पिताजी के मित्र थे और किसी कार्यवश हमारे घर आए थे। उस लड़की जिसका नाम माधुरी था के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हाँ, गालियाँ पहली बार अवश्य पड़ी थी। 3 बहनों में वह सबसे छोटी थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और भाई कोई था नहीं। उसकी माँ और चाची सगी बहनें थीं, परंतु दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। चूल्हा चौका दोनों का अलग था। माधुरी पढ़ाई में बेहद कमज़ोर थी और 7वीं में 3 बार फेल हो चुकी थी। इसलिए पढ़ाई में अब उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से 10वीं पास कर पाई थी। यह उस जमाने की बात है जब लड़कियों को अकेले इधर उधर जाने की स्वतंत्रता उतनी नहीं थी। हाँ, सिर्फ विद्यालय जा सकते थे। पर माधुरी घर से अपनी दीदी के घर, जो कि सब्जी मंडी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, दिन में 2-3 चक्कर लगाया करती थी। उसे कोई टोकने वाला नहीं था। सुबह खा पीकर घर के बाहर वाले बरामदे में बैठ जाती और आने जाने वाले लड़कों पर फप्तियाँ कसती। इसी आदत के कारण उस दिन वह शुक्ल जी से भी टकराई थी और अत्यंत भद्दी गालियाँ सुनकर थोड़ा डर और शायद थोड़ी शर्म से घर में घुस गई थी। वह एक बहुत बड़ी कोठी थी जो 2 मंजिली थी और जिसका अलग अलग इस प्रकार से विभाजन किया गया था जिससे परिवार स्वतंत्रता पूर्वक रह सके। कोठी की पूरी एक पंक्ति पश्चिम की ओर थी और एक पूरब की ओर। माधुरी जिस हिस्से में रहती थी उसके ऊपरी मंजिल में एक नया परिवार आया था, जिसमें पति पत्नी 2 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की सबसे बड़ी थी और लड़के छोटे। लड़की का नाम मंजू था और वह 10 साल की थी। एक भाई 6 वर्ष का और उससे छोटा सिर्फ 2 वर्ष का। पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। यह मकान उन्होंने सुना था कि काफ़ी लड़ झगड़ कर लिया था, क्योंकि यह किसी सोसाइटी की ओर से अलॉट किया गया था। हम भी उनके मोहल्ले में ही रहते थे, अतः मेरी दोस्ती मंजू से हो गई थी। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। निम्न मध्यम इसलिए कि उन दिनों सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन बहुत साधारण हुआ करता था। 5 लोगों का परिवार बहुत मुश्किल से चल रहा था। आलम यह था कि सभी के शरीर पर 2 जोड़े कपड़ों के अलावा तीसरा नहीं था। मंजू की माँ के पास भी मैंने 2 साड़ियों से अधिक नहीं देखी थी, एक पहनने के लिए और दूसरी धोकर सुखाने के लिए। बहुत तंगी में वे रह रहे थे। मंजू का एडमिशन एक अच्छे सरकारी स्कूल में हो गया था। उसके पास भी स्कूल की एक ही यूनिफॉर्म थी। घर आकर उसे उतार कर घर वाले कपड़े डाल लेती थी, पर रोज़ वही कपड़े। मंजू के पिताजी को मैं चाचा जी कहा करती थी। वे बहुत लंबे चौड़े गोरे चिट्टे इंसान थे। घर पर उनका बहुत रौब था। सुना था घर की आर्थिक तंगी की वजह से 1-2 जगह घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया था, परंतु अगर कोई एक भी बार यह कह देता कि मास्टर साहब कल क्यों नहीं आए थे, तो बस
अगले दिन से अपनी पूरी महीने की फीस छोड़कर भी घर बैठ जाते थे। उसके घर फिर मुड़कर नहीं जाते थे, इसलिए घर में तंगी बरकरार ही रहती थी। जाहिर है कि परिवार के खाने पीने पहनने ओढ़ने पर इसका असर होना ही था। एक बात जो सबसे अच्छी थी उस परिवार में कि तीनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मंजू तो लगभग ऑलराउंडर ही थी। मैं छठी में पढ़ती थी जब मेरा मंजू के घर आना जाना हुआ। मुझे गणित का कोई सवाल था जो विद्यालय से गृह कार्य के रूप में मिला था। बहुत देर तक झक मारने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मंजू से ही पूछ लूं। मैं थोड़ा झिझकती हुई गई थी, पर मंजू के स्नेहिल व्यवहार ने मेरी सारी झिझक दूर कर दी थी। धीरे धीरे हम सहेलियां, बल्कि पक्की सहेलियां बन गई। मंजू जब उस रचड़ा कोठी में अपने परिवार के साथ आई तब माधुरी से पढ़ाई में 1 साल पीछे थी, लेकिन माधुरी तो लगातार 3 साल तक 7वीं में फेल होती रही, तो मंजू उससे 2 कक्षा ऊपर हो गई। शायद यही वजह रही होगी कि माधुरी मंजू से बेहद चिढ़ने लगी। दूसरी चिढ़ की वजह यह थी कि मंजू गोरी चिट्टी बेहद सुंदर और मिलनसार थी। पढ़ाई और घर के कार्य के अलावा उसे किसी और तरह का कोई शौक न था। इन्हीं कारणों की वजह से माधुरी मारे ईर्ष्या के मंजू को पूरे दिन कुछ न कुछ व्यंग बाण छोड़कर उसका हृदय लहूलुहान करती रहती थी। एक बार मैंने देखा मंजू की सलवार कहीं एक जगह से थोड़ी सी फट गई थी। माधुरी ने भी उसे शायद देख लिया था, इसलिए मेरा सामने वाली खिड़की में एक फटा पजामा रहता है गाकर मंजू को सुनाती और चिढ़ाती रहती थी। बेचारी मंजू को कोई फटा पजामा पहनने का कोई शौक तो नहीं था, बस मजबूरी थी, तो वह क्या करती। कई बार मंजू का खून खौलता और वह भी माधुरी को कुछ कहना या सुनाना चाहती थी, पर हर बार उसके पिता उसे यह कहकर चुप करा देते कि अगर तुमने भी यही किया, मतलब उसको कुछ उल्टा सुनाया, तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। खून का घूंट पीकर मंजू हर बार चुप हो जाती। दिन बीतते रहे। पिता की बात समझकर मंजू ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। चाची ने मुझे एक बार बताया था कि मंजू का जब 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था और प्रथम श्रेणी से भी बहुत अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुई थी, तो माधुरी को इतनी घबराहट और जलन हुई कि उसे पेशाब नहीं उतर रहा था। इसकी एक झलक देखिए। माधुरी अपनी माँ से, अरे माई, ई मंजुआ हर साल फर्स्टे आवेले, हमार तो पेशाबो नहीं खे उतरत। मतलब हर साल फर्स्ट ही आती है मंजू। घबराहट के मारे मेरा तो पेशाब भी नहीं उतर रहा है। खैर, मंजू ने बीए में जिले में और अपने महाविद्यालय में टॉप किया और एमए करने के लिए उसके पिताजी ने उसे बीएचयू वाराणसी में भेज दिया। इधर माधुरी 11वीं में फिर फेल हो गई। अब उसके घर वालों ने उसकी शादी इलाहाबाद के एक ऐसे परिवार में कर दी जिसके घर देशी शराब का भट्ठा था। कुछ समय तक तो उसके ससुराल में ठीक चलता रहा था, पर फिर एक दिन सुनाई पड़ा कि माधुरी का पति कहीं बाहर गया था, तो उसकी सास, ननद और देवर सब ने मिलकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने का उपक्रम किया। शरीर से हट्टी कट्टी होने के कारण वह अपने को छुड़ाने में समर्थ तो हो गई, किंतु जब बाहर भागी तो साड़ी तो घर वालों के हाथ में रह गई। फलतः उसे ब्लाउज और पेटीकोट में ही पुलिस थाने जाना पड़ा। जानकर मुझे भी दुख हुआ था, पर जिस तरह वह बचपन से बड़ी हुई थी, जिस तरह वह एकदम दबंगों की तरह रहती थी, शायद यही स्वभाव और आदतें ससुराल वालों को भी दिखाई होगी
और शायद इसी कारण ससुराल वालों ने कालांतर में वह पति और अपने बच्चों के साथ घर वालों से अलग हो गई। अब घर की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती गई। रोज उसकी अपने पति और यहाँ तक कि बच्चों से भी झगड़ा होने लगा। सभी बच्चे आवारागर्दी करने लगे और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि माधुरी अपने बच्चों और पति से लड़कर मायके आकर अपने उसी मकान में रहने लगी। पढ़ी लिखी तो वह कुछ खास थी नहीं कोई और योग्यता हासिल की थी, इसलिए कोई और कार्य न कर सकी। शायद दर्जियों से तुरपाई के कपड़े लाकर तुरपने का कार्य करके अपना काम चला रही थी। पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने यह भी बताया था कि माधुरी उसके घर थोड़ी देर के लिए गई थी और दीवार की खूंटी पर टंगे हुए पैंट से रुपए चुरा लिए थे। उसके घर का बिजली का कनेक्शन बिल न जमा करने के कारण कट गया था। थोड़े दिनों तक तो उसने लालटेन और दिया जलाया था। फिर मंजू के भाई से मिन्नतें करके बिजली का एक तार खींच लिया था। माधुरी का मुंह सूख कर पिचक गया था। उम्र से पहले वह काफ़ी बूढ़ी लग रही थी। सारी दबंगई और हेकड़ी निकल गई थी। अपने परिवार से अलग होकर अकेली तो रह ही गई थी। खाने पीने और रहने की हालत भी खस्ता हो गई थी। उधर मंजू एमए करने के बाद बीएड और पीएचडी भी करके एक महाविद्यालय में प्रवक्ता बन गई थी। उसका पूरा परिवार उसके साथ रह रहा है। यहाँ तक कि उसके देवर देवरानियों और नंदों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। उसकी बेटियाँ इंजीनियर और एक बेटा सरकारी नौकरी में बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो चुका है। आज मंजू अपने पिताजी के कहे हुए वाक्यों को याद करती है, मानती है कि पिताजी ने ठीक ही कहा था। अगर तुमने भी माधुरी के साथ वैसा ही किया तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। आज माधुरी और मंजू में सचमुच आकाश और ज़मीन का ही नहीं, आकाश और पाताल का अंतर आ चुका है। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, यह कहानी सचमुच एक वास्तविक घटना पर आधारित है। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि कोई भी ऐसी प्रबुद्ध लड़की अगर किसी ऐसी आवारा लड़की के चक्कर में, आवारा लड़की से जो है प्रभावित होती है या दुखी होती है, तो उसे यह कहानी ज़रूर सुनना चाहिए और इस तरह से उसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जीवन में ऐसे कुछ लोग ज़रूर टकराते हैं जो आपकी प्रसिद्धि को देखकर ईर्ष्या के कारण जल भुन जाते हैं और वो आपको अपनी ही तरह का जो है एक असफल व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु एक समझदार व्यक्ति को ऐसों के किसी भी क्रियाकलाप से प्रभावित न होते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, जैसे इस कहानी में मंजू ने किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ इसको जो है शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।